Good morning, student. So today we will learn about the dependence of resistance. कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है. सो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है. रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है किसी मटेरियल की जो कि उस मटेरियल के अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है, मींस उसका अपोज करता है कि उसके अंदर करंट फ्लो ना हो. तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का चार बातों पे डिपेंड करता है. देयर आर फोर थिंग्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकंड इज द मटेरियल, थर्ड इज लेंथ एंड फोर्थ इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स द थिकनेस ऑफ द वायर, दैट इज द कोल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. सो आज का अपन पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज थिकनेस, सॉरी दैट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर पे नॉर्मली जितने भी मटेरियल होते हैं वो चार तरीके के मटेरियल होते हैं और चारों पे अलग अलग तरीके से टेम्परेचर डिपेंड करता है. पहला आता है आपका कंडक्टर्स. कंडक्टर्स मीन्स आप सब जानते हैं कि वो चीज़ें जिनके अंदर करंट फ्लो होता है. तो जितने भी कंडक्टर्स रहते हैं बात इंक्रीज़ होता है. इसका मतलब है यदि हम टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा. टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. कंडक्टर्स के एग्जांपल जैसे आप जानते हैं सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है. ये सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर के साथ हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है. सेकंड आता है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आप सब जानते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो कि जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे रबर, ड्राईवुड एटसेट्रा. तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, नॉर्मली नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सारे बाउंडेड रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है. और रेजिस्टेंस की हमेशा उसके अंदर हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहती है हमेशा. और ये कभी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं की जा सकती है. जैसे रबर होता है तो रबर के अंदर आप कितना भी रबर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लो उसके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा. ड्राईवुड के अंदर आप कभी भी करंट फ्लो नहीं करवा सकते क्योंकि उसके अंदर नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं. उसके बाद थर्ड आता है सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स वो मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो अपने आप को कंडक्टर्स में चेंज कर लेते हैं. इसलिए अपन कह सकते हैं कि यदि सेमी कंडक्टर वाले आइटम की हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाता है. उसका रेजिस्टेंस सॉरी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होता है. तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होता है और रेजिस्टेंस जैसे ही डिक्रीज़ होता है वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल में हो जाता है. लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा, इंसुलेटर. और हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, वो कंडक्टर. हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं. का सुपर कंडक्टर्स वो आइटम होते हैं जो जिनके अंदर यदि जिनका टेम्परेचर यदि मैं कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर तक मैं डिक्रीज़ करता जाऊंगा तो उनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. इन सुपर कंडक्टर्स द रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर कम करने पर इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो. तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन मरकरी को ले सकते हैं. मरकरी एक ऐसा आइटम रहता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका कंडक्टर रहता है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है. लेकिन यदि मैं मरकरी को इतना कम टेम्परेचर पे ले आऊँ कि उसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन. अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा, केल्विन क्या होता है. केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आपका 273 केल्विन. मीन्स अब देख लो 4.2 केल्विन हो गया तो इसका मतलब हो गया नियरली -269 और 68.8 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब 4.2 का मतलब हो गया 268.8 डिग्री सेल्सियस. आपका ये इसका वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू हो गई ये, ठीक है. तो जब मैं मरकरी का टेम्परेचर 268.8 डिग्री सेल्सियस तक करूँगा तो मरकरी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर करंट बहुत तेज़ स्पीड से फ्लो करेगा और इस कारण मरकरी को किस में डाला जाता है, एक सुपर कंडक्टर में, ठीक है. और जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे हुआ 4.2 केल्विन, तो ये 4.2 केल्विन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसको, ठीक है. जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल सुपर कंडक्टर में बदलता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है. अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मटेरियल. मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, मटेरियल पे देखो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. सिल्वर का अलग होगा, ओरम का अलग, ओरम मीन्स गोल्ड का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा,
ठीक है, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सब मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। लेकिन पर्टिकुलर यदि अपन किसी मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस इज ए स्पेसिफिक, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन एक पर्टिकुलर मटेरियल का अपन रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही लेंथ के, एक ही मटेरियल के बने हुए दो, जैसे मान लो ये और ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यदि मैं इन दोनों के, यदि ये दोनों सेम मटेरियल का है, तो इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या चीज़ होगी कॉमन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये रेसिस्टिविटी पर्टिकुलर हर एक मेटल की एक स्पेशल वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, जो कि मेटल के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये मेटल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही होता है मटेरियल का, यदि मटेरियल एक यूनिट लेंथ का हो और उसकी यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ हो उसका, और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, जिसे रेसिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई वायर है आपका, ये कोई वायर है, इस वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस वायर को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं और एक ऐसा पार्ट लूं जिस जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो इसकी रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन नॉर्मली अपन चार मेटल्स के बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम, ओरम मीन्स गोल्ड, कॉपर मीन्स आपका कॉपर तांबा, और एजी मतलब अर्जेंटेनम, ये इसका लैटिन नेम है, जिसे अपन नॉर्मली अपन सिल्वर बोलते हैं, चांदी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ओरम का उससे कम होगा, ठीक है, कॉपर का उससे कम होगा, और एजी का उससे कम होगा। इसका मतलब हो गया करंट सबसे ज़्यादा किसमें फ्लो करेगा, सबसे ज़्यादा एजी में, उससे कम कॉपर में, उससे कम ओरम में, और उस सबसे कम किसमें फ्लो करेगा, एल्यूमिनियम में। यहाँ पे एक चीज़ बात आती है क्या, कि यहाँ पे देखो सिल्वर के अंदर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करता है, ठीक है, और उससे कम किस में होता है, कॉपर में। तो सिल्वर के वायर्स अपन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिल्वर के वायर घरों में काम में नहीं लिए जाते, लेकिन कॉपर के वायर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉपर के वायर क्या होते हैं, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण यह अब इनके अंदर करंट आसानी से फ्लो करता है और ज़्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो करता है। सिल्वर जो रहता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर, नॉट सुपर कंडक्टर, ये बेस्ट कंडक्टर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑन लेंथ। लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, ये R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब रेजिस्टेंस जो रहता है वो लेंथ के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सब जानते हैं कि एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वाली ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक वैल्यू घटेगी दूसरी वाली ऑटोमेटिक घटेगी, मतलब जितना लंबा तार लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना छोटा तार लोगे उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। मान लो यहाँ पे दो वायर्स हैं, वायर A एंड वायर B, बोथ हैव द डिफरेंट लेंथ L1 एंड L2, सो both also have the different values of resistance R1 and R2. So L1 is greater than to L2 as we given in the figure. So resistance of first is greater than to the resistance of second. So करंट किसमें ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट सेकंड वाले में ज़्यादा फ्लो करेगा, फर्स्ट वाले में कम फ्लो करेगा, ठीक है। यदि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इक्वल होगा तो ये काम होगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई डिफरेंस आता है तो ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर अलग वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर क्या आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के हमेशा जो रेजिस्टेंस रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स जैसे दो वायर है, वायर A एंड वायर B, वायर A का क्रॉस सेक्शन एरिया ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसकी थिकनेस होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो गया, वायर B का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया। तो
जैसा कि फिगर में दे रखा है A1 इज़ ग्रेटर देन टू A2, दिख रहा है साफ साफ। तो A1 इज़ ग्रेटर देन टू A2, सो जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। R1 इज़ लेस देन टू R2, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सो I1 इज़ ग्रेटर देन टू I2। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिक फर्स्ट वाले के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और इसके अंदर करंट कम फ्लो करेगा। बोथ वायर्स हैव इक्वल वैल्यू, ये दोनों की इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या हो गई, इक्वल होगी, तभी ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। ठीक है, थैंक यू।